तो हम सर्किट एनालिसिस कर रहे थे और उसमें ट्रांजिएंट एनालिसिस कर रहे थे। तो हमने आरएल सर्किट लिया था सीरीज और पैरेलल। आज हम आरसी सर्किट लेते हैं एक, ठीक है। उसके बाद कुछ टिपिकल एग्जांपल लेंगे। अभी तो एक सिंपल सा एग्जांपल और ले लेते हैं हम, ताकि एक बार अप्रोच हमें क्लियर हो जाए। उसके बाद हम थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे ये, तो इनिशियली कैपेसिटर पे जो चार्ज था वो 0 था, ये आपको गिवन है, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस C है, ये R है, और आपने V वोल्टेज अप्लाई किया है, और t इज इक्वल्स टू 0 पे आपने इस स्विच को क्लोज कर दिया। जैसे ही आप स्विच को क्लोज करोगे, यहाँ पे ट्रांजिएंट्स जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर कभी भी इंस्टेंटेनियसली वोल्टेज को चेंज नहीं होने देता। क्लियर है? तो जो वोल्टेज पहले थी वही वोल्टेज एक इंस्टेंट बाद होगी, मतलब उस इंस्टेंट में चेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि वोल्टेज का। और इस वजह से कैपेसिटर की जो इनिशियल कंडीशन है वो क्या होगी हमारी, उसको हम 0 मान लेंगे। क्लियर है? ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ये जानना चाहें कि कैपेसिटर इनिशियली शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था कि ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था, तो हमें पता है कि वोल्टेज नहीं चेंज होने देगा ये। अगर ये वोल्टेज चेंज नहीं होने देगा तो वोल्टेज पहले 0 थी। वोल्टेज 0 होने का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है उसका मतलब। तो कैपेसिटर पहले शॉर्टेड था, और उसके जस्ट बाद भी 0 प्लस पे भी क्या था, शॉर्टेड ही था, क्योंकि वोल्टेज चेंज नहीं होने देता, ठीक है। तो उस समय में इसमें कितना करंट फ्लो करेगा सर्किट में, उसको हमने बोल दिया IT, और यही हमारा रिस्पॉन्स है, ठीक है। ये हमारा हो गया रिस्पॉन्स। अब ये करंट जो होगा वो धीरे धीरे चेंज होगा, जैसे जैसे सर्किट में टाइम बीतेगा यहाँ पर, वैसे वैसे क्या होगा, ये करंट जो होगा चेंज होने लगेगा। क्यों चेंज होने लगेगा? क्योंकि कैपेसिटर जो होगा वो धीरे धीरे चार्ज होने लगेगा, और ये अपनी वोल्टेज बिल्ड करने लगेगा VCT। जैसे जैसे ये वोल्टेज बिल्ड करने लगेगा, ये करंट के फ्लो को अपोज करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि करंट जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है, और जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना ज्यादा करंट हमारा फ्लो करता है सर्किट के अंदर। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलो। ओके, तो कितना करंट हमारे यहाँ पे फ्लो करेगा, ये चेंज होने लगेगा जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। लेकिन फाइनली क्या होगा, फाइनल स्टेट की अगर हम बात करें, फाइनली कैपेसिटर को जितना चार्ज होना है वो चार्ज हो चुका होगा। अब कैपेसिटर को जितना चार्ज होना है उतना हो चुका होगा, तो इस सर्किट में करंट नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता करंट? क्योंकि अगर करंट फ्लो कर रहा है तो कैपेसिटर चार्ज होगा। दैट मीन्स द फाइनली द करंट विल बी 0, ठीक है। तो अगर हम करंट की कंडीशंस लिखना चाहते हैं I0 प्लस पे, तो I0 प्लस पे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो सर्किट का रेजिस्टेंस है R, तो कितना करंट फ्लो करेगा, इतना करंट फ्लो करेगा। और फाइनली कितना करंट हो जाएगा, फाइनली करंट हो जाएगा 0, स्टेडी स्टेट करंट हो जाएगा 0। उस समय में कैपेसिटर पे कितनी वोल्टेज होगी, ये हम जानना चाहते हैं। तो कैपेसिटर जो होगा उस पे इतनी वोल्टेज होनी चाहिए करंट ना फ्लो करे। तो अगर ये V वोल्ट है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी V वोल्ट जनरेट हो जानी चाहिए, तभी तो इस सर्किट में करंट नहीं फ्लो करेगा। अगर ये +5 है और ये भी +5 है, तभी तो करंट नहीं फ्लो करेगा ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो करंट तो फ्लो करेगा ही करेगा, और हमने तो अभी देख लिया कि करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स फाइनली द वोल्टेज विल बी कितनी, जितनी वोल्टेज आपने यहाँ पे अप्लाई की है, सेम वोल्टेज से कैपेसिटर जो हो जाएगा चार्ज हो जाएगा। ये हो गई इनिशियल और फाइनल कंडीशन जो हम बाद में यूज करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस सर्किट को एनालाइज करना है। सर्किट को एनालाइज करने के लिए हम KVL लगा सकते हैं, क्योंकि सीरीज सर्किट है। तो ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, रजिस्टर में करंट यहाँ से एंटर कर रहा है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, चार्ज होने का मतलब लोड की तरह बिहेव कर रहा है, तो करंट पॉजिटिव में एंटर करेगा, नेगेटिव से लीव करेगा। तो ये हमें मिल गई पोलैरिटी। अब सिंपल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जब हम मूवमेंट शुरू करेंगे A एंड से B की तरफ एंड सो ऑन क्लॉकवाइज,
तो ए से बी की तरफ जब आप मूव करोगे तो पोटेंशियल राइज है तो प्लस वी लिखा है यहाँ पे, बाकी दोनों में ड्रॉप है तो आई टी आर ड्रॉप। और यहाँ पे कैपेसिटर में कितना करंट होता है उसका एक्सप्रेशन कैसे लिखना है, अगर वो याद नहीं है तो फिर आपका क्वेश्चन अटक जाएगा। क्लियर है ये? तो कितना करंट होता है कैपेसिटर में, सी डीवी बाय dt, सी डीवीटी बाय dt इक्वल टू 0। ठीक है, Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, CV होता है ना, यहाँ पे दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, C कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ना तो C की ज्योमेट्री हम चेंज कर रहे हैं ना उसके अंदर मटेरियल चेंज कर रहे हैं, तो ये हमारा करंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने सही लिखा है क्या, बोलो, ये यहाँ पर हमने सही नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे करंट नहीं लिखना हमें, यहाँ पे हमें वोल्टेज लिखनी है। तो वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये डी क्यू था है ना, आई यू था ये। तो करंट कितना, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, V जो हो जाएगा आपका वो 1/c आई टी डी टी इंटीग्रल हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से t तक। ये हमने केवीएल लगा करके इक्वेशन लिख लिया, अब इसको एनालाइज करना है। उससे पहले इसकी इनिशियल कंडीशन की बात हो जाएगी। जब भी आप इसको ऐसे लिखोगे तो फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, -1/c 0 से t आई टी डी टी माइनस, इसको मैंने क्या करा, दो इंटीग्रल में तोड़ दिया। डेफिनेट इंटीग्रल में ये कर सकते हैं ना। तो देखो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, स्क्वायर ब्रैकेट वाली क्वांटिटी, ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मैंने इसको दो पार्ट में तोड़ लिया तब भी तो ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है ना, दोनों चीजें। ये कौन सी वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है, फर्स्ट वाली, वो जीरो, जब आपने सर्किट को क्लोज किया उसके बाद जो वोल्टेज उसके ऊपर डेवलप कर रही है, ये उसके बारे में बता रहा है। लेकिन माइनस इन्फिनिटी से जीरो का मतलब ये है कि माइनस यानी कि सर्किट क्लोज करने से पहले इसके अक्रॉस जो करंट था उसकी वजह से, उसके इसके थ्रू कैपेसिटर के थ्रू जो करंट था उसकी वजह से इसमें जो वोल्टेज बिल्डअप हुई है, लेकिन उससे पहले तो कोई करंट था ही नहीं। ठीक है, तो ये जो टर्म है ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि इनिशियल कंडीशन यहाँ पे जीरो है। क्लियर है ये चीज, देखो पहले वोल्टेज कितनी थी, जीरो, ये भी तो वोल्टेज ही है, ये सेम चीज को ही तो बता रहा है। ये चीज और ये चीज दोनों सेम ही है। तो फाइनली हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बचा, हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बचा, मैं इसको कॉपी कर देता हूं यहाँ पे, फिर हम इसको करते हैं। तो फाइनल ये तो पार्ट हमारा हो गया जीरो, तो ये हमारे पास बचा v माइनस आई टी आर -1/c इंटीग्रल 0 से t आई टी डी टी इक्वल टू 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लेकर के आना पड़ेगा पहले, फिर सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पता है। ठीक है, क्योंकि आई टी यहां से कॉमन तो आएगा नहीं, ये दोनों कोई अलजेब्राइक टर्म तो है नहीं। अरे ये चेतना भारद्वाज कौन है, कितनी बार तुम एंटर कर रहे हो बार बार। आईटी जो है, आईटी जो करंट है वो यहां से कॉमन तो आ नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जब आप ऐसा करोगे तो ये कांस्टेंट टर्म जो है ये तो हो जाएगी जीरो, माइनस आर जो है वो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये डी आई बाई डी टी हो जाएगा, -1/c इंटीग्रल जो है और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेटर हैं, दे विल नेग्लिफाई और नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास ये इक्वेशन बच जाएगी। क्या इक्वेशन बन गई हमारे पास, डी आई बाई डी टी, ठीक है, प्लस 1/RC आई टी इक्वल्स 0। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब इसके लिए हम कौन सा सॉल्यूशन लगाएंगे, आई टी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि Q जीरो है तो फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि उसमें इंटीग्रल Q करके आता है। हमारे पास क्या बचेगा, केवल k e रेज टू द पावर माइनस पी टी, p क्या है यहाँ पर 1/RC है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई।
अब ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता अगर हमारे पास ये k कांस्टेंट नहीं होता। तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनिशियल कंडीशन को यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इनिशियल कंडीशन लिखी थी ना, देखो आ गई ना काम। ये तो 0 प्लस पे कितना करंट था, V अपॉन R, वही यहां पर हम यूज कर लेंगे। I 0 प्लस पे कितना करंट था, K e की पावर -1/RC, और यहाँ पे 0 पुट कर दो तो ये पूरी पावर 0 हो गई। तो ये अल्टीमेटली क्या बचेगा, K इंटू 1 यानी K, और ये कितना था, ये V अपॉन R था। तो K की वैल्यू निकल गई, K की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, IT का एक्सप्रेशन आपको मिल गया। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया IT का। अब इसमें क्या है, इसको प्लॉट अगर हमें करना है तो हम देख सकते हैं कि t इज टू 0 पे ये पूरी टर्म 0, ये 1 हो जाएगी, तो V अपॉन R बचेगा। अगर हम I को प्लॉट कर रहे हैं वर्सेस t, 0 हो जाएगा। इसके बाद इन्फिनिटी पे ये क्या हो जाएगा, e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी, मतलब पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो x एक्सिस जो है, t एक्सिस जो है वो एसिम्प्टोट की तरह बिहेव करेगा और ये एक्सपोनेंशियली डिके करेगा। क्लियर है ये? यस सर। अब 63% आउटपुट का पहुंचने तक के टाइम को हम क्या बोल देंगे, टाइम कांस्टेंट। और वो हमें कैसे मिलता है, जब हम इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से लिखते हैं, आर ई टी ओवर टाउ। ठीक है, टी ओवर टाउ, जिसका मतलब टाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर सी हो जाएगा। आर सी यहाँ पर टाइम कांस्टेंट हो गया। मान लीजिए सर्किट की आर और सी की वैल्यू पता है, तो उन्हें मल्टीप्लाई करके आप टाइम बता सकते हैं कितनी देर बाद 63% के करीब जो है आपको आउटपुट मिल जाएगा। अगर आपसे 96 पूछा तो 4 टाइम्स, 98 पूछा तो 5 टाइम्स टाउ कर देंगे। ठीक है, पूछेगा नहीं वो चीज, या तो टाइम कांस्टेंट पूछेगा या तो नहीं पूछेगा, वो हम कंट्रोल सिस्टम में पढ़ते हैं। यहां तक इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में अगर आपको कोई डाउट है तो बताओ। टफ लग रहा है क्या बच्चों ये, बोलो जल्दी। नहीं सर, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो हो जाएगा। हाँ, मुश्किल नहीं है, ठीक है, आसान ही है। अब एक दूसरा तरह का क्वेश्चन लेते हैं। हमने आर एल आर सी ऐसे क्वेश्चन ऐसे तो ले लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अभी हम फर्स्ट ऑर्डर ही सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अप्रोच एक बार फिक्स हो जाए ना कि हमें समझ में आ गई है, तो फिर उसके बाद हम थोड़े से टफ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, एक ऐसा सर्किट ले लेते हैं जिसमें कुछ इनिशियल कंडीशन 0 ना हो, क्योंकि अभी तक जितने भी हमने एग्जांपल लिए ना, सभी में इनिशियल कंडीशन हमने क्या मान ली थी, 0 मान ली थी। ठीक है, तो जैसे ये हम मान लेते हैं 3 पॉइंट, लेकिन ये तो गड़बड़ हो जाएगी, रुको मैं जरा एक सिलेक्ट करता हूँ। हाँ ठीक है, 3.8 है ये बुक में। ये हम नेटवर्क ड्रॉ करते हैं, ये हमने इनिशियल कंडीशन इसकी निकाल के देखी हुई थी। मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये R2 है, ये R1 है, ये इंडक्टर है L, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है V वोल्ट की। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ट्रांजिएंट्स क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पर स्विच लगा रखा है। ठीक है, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो मैं हमने एक क्लास में किया भी था। ठीक है, तो इसकी इनिशियल कंडीशंस हमें निकालनी है। t इज इक्वल टू 0 पे हमें क्या करना है, इसको क्लोज कर दिया है। तो अब हमें इसको स्टडी करना है। हमारा रिस्पांस यहाँ पे क्या है, IT है। अच्छा एक चीज, रिस्पांस हमारा यहाँ पे IT है। अच्छा मेरे को उससे पहले ना यहाँ पर एक चीज और बताओ। मान लो आपका यहाँ पर आउटपुट जो होता है ना, रिस्पांस जिसको हम बोल रहे हैं, ये आपसे बोल देता कि आपको ना IT नहीं है आपका रिस्पांस, आपका रिस्पांस है VCT। ये बताओ क्या होगा, तो कैसे निकालते बताओ। किसी को पता चल रहा है कैसे करेंगे? तो बिल्कुल सिंपल है। हाँ बोलो कोई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, IT ही निकालेंगे पहले, और VCT हमने अभी के लिए देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, ये पार्ट तो 0 ही है इस केस में भी। ये इंटीग्रल 0 से t IT dt हो जाएगा 1/c। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। या फिर ये क्लियर हुआ कैसे करेंगे, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। आपका VC जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/c IDT हो जाएगा ना, 0 से t तक।
तो आपने आई का एक्सप्रेशन निकाला, यहां पे रखो, इंटीग्रेट कर दो, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आपने इक्वेशन केवीएल इक्वेशन क्या लिखे, v माइनस आई आर माइनस वीसी, ठीक है, पूरा इकट्ठा ही लिख लो क्योंकि वीसी निकालना है ना आपको। तो वीसी किसके बराबर हो जाएगा, v माइनस आई आर के बराबर हो जाएगा। तो आपको v तो कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, i जो आपका निकला है आपने यहाँ पे रख दिया, k की जगह पर आपका क्या आया था, v अपॉन आर ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, जो कि टाउ होता है। तो बस ये हो गया आपका एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका VCT हो जाएगा। ये ज्यादा आसान है, या फिर इंटीग्रेट करिए। क्लियर है ये? तो रिस्पांस जो भी होगा हम सर्किट एलिमेंट का भी निकाल देंगे अगर इंडिविजुअल का पूछा गया है तो। इस सर्किट को हम देखते हैं, इस सर्किट में है t इज इक्वल टू 0 पे इसको क्लोज किया गया है। तो t इज इक्वल टू 0 माइनस पे इंडक्टर है ना, इंडक्टर है तो करंट सेम रहेगा, 0 माइनस पे जो था वो 0 प्लस पे भी रहेगा। अब 0 माइनस पे कितना करंट था, 0 माइनस पे तो ये ओपन था और ये सर्किट स्टेडी स्टेट में था, तो V वोल्टेज अप्लाई कर रखी थी और इंडक्टर जो होगा वो शॉर्ट की तरह बिहेव कर रहा होगा। जब सर्किट ओपन था तो इंडक्टर शॉर्ट की तरह बिहेव कर रहा होगा क्योंकि स्टेडी स्टेट आ चुकी थी, करंट में कोई चेंज था नहीं, क्योंकि करंट में कोई चेंज नहीं था तो LDI बाई dt जीरो था, यानी VL जीरो था, ये पोटेंशियल डिफरेंस जीरो था VL, और उसकी वजह से ये शॉर्ट की तरह काम कर रहा था। तो जो करंट था हमारा वो क्या था, V अपॉन में R1 प्लस R2 था। फाइनली अगर आप निकालना चाहते हो कितना करंट था तो वो भी निकाल सकते हैं। जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया और इनफिनिट टाइम वेट किया तो क्या होगा, ये रेजिस्टेंस तो रोल प्ले करेगा ही नहीं R2, तो करंट कितना रह जाएगा, V अपॉन में R1 रह जाएगा। तो ये हमारी इनिशियल कंडीशंस हो गई। अब हम क्या लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे। केवीएल कब लगाएंगे, अपने ट्रांजिएंट्स की कंडीशन के लिए लगाएंगे, जब आपने सर्किट क्लोज कर दिया उसके बाद की बात है ये सब। तो V इज इक्वल टू, देखो इंडक्टर क्या होगा, पहले ये प्लस है ये माइनस है, क्यों, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। दूसरी चीज, पहले इंडक्टर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, लेकिन जैसे ही आपने इसको शॉर्ट किया ना R2 को, करंट जो होगा वो बढ़ना चाहेगा, मतलब इंडक्टर और ज्यादा एनर्जी स्टोर करना चाहेगा, ठीक है। तो करंट जो है वो पॉजिटिव में एंटर करेगा। तो पोलैरिटी एक बार हमें पता चल गई है, तो IT इंटू R1 प्लस, सॉरी पोलैरिटी ना माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, LDI बाय dt इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं, di बाय dt, मैं ब्रैकेट में t नहीं लिख रहा, हमें पता है कि i जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, तो ब्रैकेट में नहीं लिख रहे हम उसको, ओके। ये हमारी इक्वेशन बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको उधर ले जाके लिख लो क्योंकि वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी, उसी के हिसाब से हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा IT का, दैट विल बी इक्वल्स टू e रेज टू द पावर माइनस pt मतलब R1 बाय LT, यहाँ पे Q e रेज टू द पावर प्लस R1 बाय LT dt प्लस K e रेज टू द पावर माइनस R1 बाय LT, ये हो गया, ठीक है। जब आप इसको इंटीग्रेट करके बाहर निकालोगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये टर्म आ जाएगी और ये पूरा कैंसिल हो जाएंगे एक्सपोनेंशियल के फर्स्ट टर्म में से, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में बस क्या रह जाएगा, R1 बाय L हो जाएगा, क्योंकि इसका एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन सेम रहता है। कांस्टेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाता है, तो V बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनली। देख लो अगर इसमें किसी को डाउट हो तो, प्लस e रेज टू द पावर माइनस R1 बाय LT, क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा L बाय R1 टाइम्स V प्लस K e रेज टू द पावर माइनस T बाय टाउ, लिख लेते हैं इसको। टाउ कितना है यहाँ पे, टाइम कांस्टेंट क्या हो गया, देखो शॉर्ट कर दिया तुमने, अब टाइम कांस्टेंट चेंज हो गया है, तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, L बाय R होता है, यहाँ पे L बाय R1 हो जाएगा। ये हमारा IT एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन की मदद से हमें क्या करना है, अरे बोलो कुछ, फाइनल निकालना एक्सप्रेशन। ये K जो है, ये K जो है ये कांस्टेंट है, अभी ये हमें रिमूव करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, I0 प्लस इसमें रख दो, वो I0 माइनस के बराबर था, ठीक है। V ये सब कांस्टेंट है, सेम रहेंगे,
ई की पावर टी की जगह पर यहाँ पर 0 रखा जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, L1 अपॉन R1V प्लस के राइट साइड, और लेफ्ट साइड जो था वो हमारा करंट, पहले वाला करंट था, पहले वाला करंट अब 0 नहीं है, अब कुछ इनिशियल कंडीशन पहले से थी। तो जब आप K की वैल्यू निकालोगे तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, V अपॉन में R1 प्लस R2 माइनस V L अपॉन में R1। इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ से तो V कॉमन ले लीजिए, इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी K की यहाँ पुट कर दीजिएगा, आपको I मिल जाएगा। अगर आपसे पूछा होता कि VL बताओ, I नहीं चाहिए, रिस्पॉन्स हमारा VL है, तो VLT क्या होता है, LDI/dt होता है। तो इस ये जो भी एक्सप्रेशन आएगा इसको डिफरेंशिएट करके L से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे इसी को दूसरे तरीके से आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि VL किसके बराबर होगा, V माइनस VR1 के बराबर होगा, मतलब R1 में जो वोल्टेज है। तो इसका मतलब क्या हो गया, V माइनस ITR1, ऐसे करके भी आप VL डायरेक्टली निकाल सकते हो कितना होगा। ठीक है, तो ये दोनों तरीके हो गए आपके पास VL निकालने के, अगर बाई चांस आपसे VL पूछा गया होता तो। जनरली IT ही पूछ लेगा, उसी से काम हो जाएगा, पूछ लेता तो ये भी निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है ये? ठीक है, अब इसको हम एक्सपोनेंशियली वैसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। 0 पे देख लो क्या वैल्यू आ रही है, और इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू आ रही है करंट्स की, और एक्सपोनेंशियली उसको इंक्रीज या डिक्रीज करके आप बता सकते हो कि कर्व कैसा आएगा। टाइम कांस्टेंट क्या था, R1 अपॉन में, सॉरी L अपॉन में R1 था। ये क्लियर है तो बताइए, आगे हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो भी सर्किट देखे हैं, या तो वो RL सर्किट थे या फिर RC सर्किट थे, RL या फिर RC सर्किट थे। तब क्या होगा जब RL और C तीनों आ जाएंगे, तो तब ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बना देगा। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बना देगा। अगर सिर्फ RL है और सिर्फ RC है तो अब तो हम सॉल्व कर सकते हैं उसको, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व कर लेंगे हम। लेकिन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पहले हमें देखना पड़ेगा कैसे सॉल्व होती है, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये मैंने आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए थे उसी में आप देख लीजिएगा। यहाँ पर इसमें एंड में आपको दे रखा है। ठीक है, ये तो ये पेज नंबर आप देख लीजिएगा 18। तो ये फर्स्ट वाला तो हमने डिस्कस कर लिया था, सेकंड वाले को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, देखो जरा, पहले तो ये देख लो कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगी ऐसे। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी दिखेगी, क्यों, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन का हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 2 है, देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गई सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास। यहाँ पे इसके साथ एक a मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे जो मल्टीप्लाइड होगा वो b कहलाएगा, और यहाँ पे सिंपल के साथ जो होगा वो c कहलाएगा। ऐसी इक्वेशन अगर आपके पास है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, a d स्क्वायर y/dt स्क्वायर को आप p स्क्वायर मान लो, तो फिर ये क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। ठीक है, और c जो होगा वो एज इट इज हो जाएगा, इक्वल टू 0। मतलब अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लो ना। ठीक है, ऐसे करके हम लिख लेंगे इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। अब यहां से ए बी सी क्या है, ये कुछ नंबर्स होंगे, कुछ कांस्टेंट्स होंगे, इनके टर्म्स में आपके पी के रूट्स आ जाएंगे। ठीक है ना, तो पी के रूट्स आ जाएंगे कुछ, मान लो वो आ गए आपके अल्फा और बीटा, P1 P2 अल्फा बीटा जो मर्जी मान लो, पी के 2 रूट्स आ गए। तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो 2 में से कोई एक चीज होगा, वो डिपेंड करेगा कि अल्फा और बीटा बराबर है कि नहीं है। अगर अल्फा बीटा बराबर है, अगर अल्फा और बीटा बराबर नहीं है
तो अगर अल्फा और बीटा इक्वल नहीं है तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा ये। जो भी आपने यहाँ पे पी की वैल्यू निकाली है अल्फा और बीटा, इनको यूज करते हुए आप ये इक्वेशन लिख लीजिएगा। ठीक है, कैसे इक्वेशन लिखोगे? yt का जो आपको एक्सप्रेशन लिखना है दैट विल बी इक्वल्स टू k1 एक कांस्टेंट e की पावर अल्फा टी एक बार, दूसरी बार दूसरा कांस्टेंट लेकर के बीटा टी, ऐसे करके लिख दिया। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि एक इनिशियल कंडीशन से काम नहीं चलेगा, या तो दो इनिशियल कंडीशन हो या फिर कुछ और तरीका हमें यहाँ पे तिकड़म लगानी पड़ेगी ताकि हमारे पास क्या हो सके, दोनों के दोनों कांस्टेंट निकाल सके। दो कांस्टेंट निकालने के लिए दो चीजें होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा केस क्या है? अगर ये दोनों इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है तो हम एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं? पहला कांस्टेंट e की पावर अल्फा टी एज इट इज जैसा लिखा जाता है, प्लस k2, दूसरा एज इट इज नहीं लिखा जाएगा अल्फा और बीटा, उसमें क्या करा जाएगा? ये समझ लो अल्फा और बीटा तो इक्वल है, यहाँ पे अल्फा लिख लो या बीटा लिख लो यहाँ पे, लेकिन साथ के साथ यहाँ पे एक टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ध्यान रखना, ये सबसे मेन चीज है यहाँ पे, कि यहाँ पे साथ के साथ क्या करेंगे, लिखेंगे तो ऐसे ही, बट दूसरी टर्म में हम टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरी में कर दो, पहले में कर दो, एक ही बात, तो कांस्टेंट की वैल्यू अपने हिसाब से इंटरचेंज हो जाएगी। तो इस तरह से हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और मजे की बात यह है कि इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा आपके पास। इसी तरह की इक्वेशन जब भी आपका आरएलसी सर्किट आएगा ना, आपका तीनों एलिमेंट होंगे, तो सर्किट जो होगा वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बना देगा। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रोसीजर वही है, प्रोसीजर में चेंज नहीं है, प्रोसीजर में चेंज नहीं है, बस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो थोड़ा सा डिफरेंट, बस जो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में डिफरेंस आता है वही डिफरेंस आएगा, इसके अलावा प्रोसीजर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक सिंपल सा आरएलसी सर्किट ले लेता हूं मैं, जीरो इनिशियल कंडीशन के साथ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए, उसके बाद हम बाकी चीजों को थोड़ा सा टिपिकल सर्किट लेंगे। ठीक है, ये हमने क्या करा, एक डीसी सोर्स यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, बिल्कुल सिंपल सर्किट ले रहे हैं, सीरीज सर्किट। ये सी है, ये आर है, और ये एल है, और ये वी है। जैसे ही आप इसको क्लोज करोगे, इनिशियली सब कुछ डिस्चार्ज है, कोई किसी ने एनर्जी स्टोर नहीं करके रखी है, तो t इज इक्वल टू 0 पे जैसे ही आप बंद करोगे तो यहाँ पे होगा क्या, एक करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है, अब हमें इनिशियल और फाइनल कंडीशंस लिखनी है, और इस करंट का एक्सप्रेशन लिखना है कि ये कैसे चेंज होगा। जैसे ही आप सर्किट को क्लोज करोगे, करंट फ्लो करना चाहेगा। ठीक है, अब दो चीजें हैं यहाँ पर जिनकी वजह, जो ट्रांजिएंट प्रोड्यूस कराती है, सबसे पहले उनके बारे में सोचना है हमें। कैपेसिटर क्या करेगा? कैपेसिटर अपनी वोल्टेज को चेंज नहीं होने देगा। अब कैपेसिटर की वोल्टेज पहले जो थी वो 0 थी, तो बाद में भी 0 हो गई, यानी कैपेसिटर तो हो गया हमारा शॉर्ट, कोई इसकी वजह से दिक्कत ही नहीं है, 0 प्लस पे। अभी हम t इज इक्वल टू 0 प्लस पे एनालिसिस की बात कर रहे हैं, इनिशियल कंडीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अगर हम इंडक्टर की बात करें, इंडक्टर इंस्टेंटेनियसली करंट को चेंज नहीं होने देगा। तो अगर हम करंट की बात करें, तो जो पहले करंट था सर्किट में वही करंट बाद में रहेगा, 0 प्लस जो होगा वो आई 0 माइनस के बराबर रहेगा, और ये कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और अब इन दोनों को मिला करके या इनकी मदद से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ये ऐसे इनिशियल कंडीशन Yes, यस सर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, केवीएल लगा लेंगे। केवीएल लगाने के लिए हमें पहले पोलैरिटी पता होना चाहिए, ये प्लस है ये माइनस है। करंट ऐसे फ्लो करेगा पॉजिटिव से, तो क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों चार्ज हो रहे हैं, लोड की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। तो सिंपल इक्वेशन जैसे पहले लिखा करते थे, प्लस माइनस, इंडक्टर की जो वोल्टेज होती है वो होती है एल डी आई बाई डी टी। ब्रैकेट में टी नहीं लिख रहा हूं मैं, आई के, वो अंडरस्टूड है कि वो वेरिएबल है। आई आर प्लस, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर, एक और माइनस का साइन, और अब कैपेसिटर की वोल्टेज, कैपेसिटर की वोल्टेज कितनी होती है, 1/c आई डी टी, माइनस इन्फिनिटी से t तक इक्वल टू 0। क्लियर है? केसीएल हमने, केवीएल लगा दिया हमने सिंपली, और अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर इंटीग्रल भी है और डिफरेंशिएशन भी है।
हम तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं, ऐसी इक्वेशन को नहीं जानते। ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जिस इक्वेशन में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन साइमल्टेनियसली अपेयर हो जाते हैं, वहां पर हम उसको बोल देते हैं इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, इंटीग्रल का साइन हट जाएगा और ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस एल डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर माइनस डी आई बाई डी टी, और आर को मैं आगे लिख देता हूं, और माइनस का 1/c, और ये इंटीग्रल पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल कंडीशन भी है ना इसमें, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन 0 है। यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वीसी को। इसको Yes, दो sir. पार्ट में लिखा जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी से 0 आई डी टी और प्लस 0 से टी टाइम तक आई डी टी। इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, ये 0 था, ये टर्म खत्म। और इसको जब तुम डिफरेंशिएट करोगे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ और सिर्फ आई बचेगा इक्वल्स टू 0। इसको रीअरेंज करके आप अगर अच्छे से करके लिखोगे तो सारे माइनस के साइन हटा देना। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एल डी स्क्वायर आई बाई डी टी प्लस आर डी आई बाई डी टी माइनस 1/c आई इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी जो डिजायर्ड फॉर्मेट होता है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली, उसमें कन्वर्ट हो गया। देख लो यहाँ पे। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेहतर ये रहेगा कि मैं इसकी कुछ वैल्यूज मान लूं, एल आर और सी की। अगर नहीं मानेंगे तो दिक्कत होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा, पर जब आप इसको, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले ये देखो जरा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना ना, इसको एल पी स्क्वायर प्लस आर पी प्लस 1/c इक्वल टू 0, ये बन गई। अब इसके रूट निकालने, तो अब इसके रूट निकालोगे तो ये थोड़ा सा बहुत सारे पैरामीटर आ जाएंगे, गड़बड़ करेगा ये रखने में और निकालने में। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज एज्यूम कर लेते हैं, एल आर और सी की। एल को मैं 1 मिली हेनरी ले लेता हूं, सी को मैं क्या ले लेता हूं, कितना ले ले बताओ, 5। गड़बड़ करेगा ये तो। चलो सिंपल वैल्यू ले लेते हैं, भले से प्रैक्टिकल ना हो, पर हम क्या करते हैं, सिंपल वैल्यू ले लेते हैं। एल की वैल्यू 1 ले लेते हैं हम, सी की वैल्यू को हम 0.1 ले लें क्या, या 2 ले लें, 2 ले लेते हैं, और आर की वैल्यू हम ले लेते हैं 6 ओम। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसके जब तुम फैक्टर करोगे तो 5 + 1 हो जाएंगे ना, 5 और 1 है ना, तो p + 5 और p + 1 इक्वल टू 0। तो आपकी जो p आ जाएगा वो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 और -5 आ जाएगी। बताओ, क्लियर है ये? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, अब sir. it का जब आप एक्सप्रेशन लिखोगे यहाँ पर, तो k1 e raised to the power a raised to the power अल्फा t। अल्फा टी मतलब पहले वाले को इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। 10 मिनट्स, e raised to the power अल्फा टी यानी -1t प्लस k2 e सर यहाँ पे c को 0.2 लिया है तो 1/0.2, सर वहाँ पे 5 ही आना चाहिए। ओके, हाँ है ना? हाँ, तभी ये होगा ऐसे, है ना। ठीक है, यस सर। चलिए IT का जो आपका एक्सप्रेशन है वो ये आ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, इसमें अभी 2 कांस्टेंट्स हैं जो कि हमने खुद से एज्यूम किए हुए हैं। फाइनल इक्वेशन में ये दोनों कांस्टेंट्स नहीं होने चाहिए, K1 और K2 नहीं होने चाहिए। अब देखो, एक इक्वेशन तो तुम बना लोगे, I0 प्लस कितना था, 0 था, क्योंकि I0 माइनस भी 0 था, इंडक्टर करंट चेंज नहीं होने देता। तो ये हो जाएगा K1 e की पावर 0 मतलब 1 प्लस K2। ठीक है, ये क्या हो गया, K1 प्लस K2 हो गया, और ये 0 था ना, तो इक्वल टू 0। तो पहली इक्वेशन तो आपकी ये बन गई, K1 प्लस K2 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएं, तो सिंपल है। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या कर सकते हो आप, देखो यहाँ पे
आपका आई जीरो प्लस कितना है, इस इक्वेशन को देखो, इसको ध्यान भी रख सकते हो तुम, क्योंकि हम ऐसे ही सॉल्व भी करेंगे इसको। देखो इस इक्वेशन में 0 प्लस रखोगे तो क्या होगा, v तो v ही रहेगा माइनस, ठीक है। एल डी आई हमें नहीं पता कि कितना रेट है इसका चेंज होने का, हमें नहीं पता, ठीक है ना। माइनस आई जीरो, ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे भी आई जीरो जीरो है तो इसका इंटीग्रल भी जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो आपका जो डी आई बाई डी टी हो जाएगा ना, वो कितना हो जाएगा, v अपॉन एल हो जाएगा। क्लियर है। और v और l की वैल्यू यहाँ पे पुट करके आप क्या कर सकते हो, डी आई बाई डी टी निकाल सकते हो। क्लियर। i की वैल्यू, l की वैल्यू हमने 1 ली है तो v के बराबर हो गया। सेम चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। एक बार आप क्या कर सकते हो, आपको अब क्या पता चल गया, आपने जो इक्वेशन बनाई थी उसमें से आपने डी आई बाई डी टी निकाल लिया, दैट वाज v अपॉन 1 मीन्स 1। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास i की, ये भी तो एक i की इक्वेशन है ना, सेम करंट की इक्वेशन है ना ये भी, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो तो ये क्या बताएगा, डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस के वन ई रेज टू द पावर माइनस टी माइनस 5k2 ई रेज टू द पावर माइनस 5t, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करो, 0 प्लस रख दो इस इक्वेशन में। जब इसमें 0 प्लस रखोगे तो डी आई बाई डी टी एट 0 प्लस कितना हो जाएगा, माइनस के वन माइनस 5 टाइम्स k2, और ये कितना आया था, ये आपका v के बराबर था, तो इसको v के बराबर पुट करके क्या हो गया आपके पास, ये दूसरी इक्वेशन आ गई, ये पहली इक्वेशन है। k1 k2 की वैल्यूज इन दोनों को ऐड कर दो, k2 निकल जाएगा, बाद में k2 की वैल्यू पुट करके k1 निकाल लेना और इस इक्वेशन में फीड करके आपका आंसर आ जाएगा। हो जाएगा ये, यस सर। k1 प्लस k2 0 है, माइनस k1 माइनस 5k2 इक्वल्स टू v है। दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 4k2 इक्वल्स टू v, k2 इक्वल्स टू माइनस v बाय 4। क्लियर। v की वैल्यू भी कुछ अज्यूम कर सकते हैं हम यहाँ पे। अब इसको क्या करो, इसको यहाँ पे पुट कर दो तो k1 कितना आ जाएगा, k1 आ जाएगा आपका v बाय 4 आ जाएगा प्लस का, और बाद में फाइनल इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आई टी की इक्वेशन क्या आ गई आपकी, k1 था तो v बाय 4 हो गया। v की जो भी वैल्यू आप लेना चाहो ले सकते हो यहाँ पे, e रेज टू द पावर माइनस टी प्लस k2 की जगह पे क्या आ गया, k2 की जगह पे माइनस v बाय 4 ई रेज टू द पावर माइनस 5t। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो गया करंट का। अब इसके बाद अगर आपको इंडक्टर का करंट निकालना है, वोल्टेज निकालनी है, तो एल डी आई बाई डी टी करके निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे वो चीज काम नहीं करेगी। और VC चाहिए तो आपको कैसे निकालोगे, 1 से ये आई डी टी ऐसे करके निकालो, बस। इसमें क्या है, आइए आपको पता चल गया, बाकी कुछ भी निकलवाना है आपसे निकाल दो। क्लियर है। तो प्रोसीजर आप देखो कि सेम ही है, बस यहाँ पे दो कांस्टेंट फंसते हैं। तो एक तो इनिशियल कंडीशन से काम चल जाता है, एक हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन हम बनाते हैं KCL या KVL, उसको डिफरेंशिएट मार देते हैं और उससे एक वैल्यू निकाल लेते हैं, और वही चीज बाद में जो हमारा डिजायर्ड, जो हमारा एक्सप्रेशन आता है आईटी का, उसको डिफरेंशिएट मार करके उसके बराबर के रख करके दूसरी इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, और दोनों इक्वेशन की मदद से दोनों कांस्टेंट निकाल करके फाइनल इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यही सेम प्रोसीजर हमारा रहेगा। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, रेस्ट हम